जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब हमें अपने दर्द को छिपाकर दूसरों के लिए जीने की ताकत जुटानी पड़ती है। यह वह समय होता है जब हमें अपने संघर्षों और दुखों को अपनी आंतरिक शक्ति में बदलकर दूसरों का सहारा बनना पड़ता है। सच्ची ममता, त्याग और साहस तब दिखाई देते हैं जब हम खुद के दुखों को अपने भीतर दफन कर दूसरे को न केवल सहारा बल्कि एक नई दिशा और उम्मीद दे पाते हैं। ऐसी ही कहानियां हमें इंसानियत और रिश्तों की सच्चाई से परिचित कराती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक ऐसी दास्तान लेके आए हैं जो शायद हमारे बदनाम समाज पर एक जोरदार प्रहार करती है। आइए सुने ऐसी कहानी, एक महिला की जुबानी। मैं अपने परिवार की 2 शादियों में शामिल होकर 10 दिन बाद आज सुबह ही दिल्ली से लौटी थी। घर पहुंचकर कुछ देर चाय पीते हुए सबके साथ इधर उधर की बातें करती रही। शादियों का पूरा हाल सुना रही थी कि अचानक मुझे याद आया और मैंने पूछ लिया, अच्छा अब तुम बताओ, आदित्य की शादी कैसी रही और बहू कैसी है? एकदम से सबके चेहरे गंभीर हो गए। मेरा बेटा बोला, मां, बहुत बुरा हो गया। शादी के अगले ही दिन तरुण की मौत हो गई। वो दोस्तों के साथ लौट रहा था, रास्ते में जीप का एक्सीडेंट हो गया। इसी वजह से परिवार अभी गांव में ही रुका हुआ है। सुना है 13वीं के बाद लौटेंगे। मैं सन्न रह गई। हे भगवान, ये क्या कर दिया? हंसते खेलते परिवार पर ऐसा वज्रपात। आदित्य के पिता तिवारी जी हमारे पड़ोसी हैं। उनके परिवार में पति पत्नी, एक बेटी और 3 बेटे हैं। आदित्य सबसे बड़ा था और तरुण सबसे छोटा। जिन बच्चों को बचपन से अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा हो, उनकी ऐसी अनहोनी को दिल मानने को तैयार ही नहीं होता। मेरा मन बहुत बेचैन हो उठा। कई दिनों तक आदित्य, तरुण और तिवारी दंपति के चेहरे मेरी आंखों के सामने घूमते रहे। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी फिर अपनी रफ्तार पर आ गई। यही तो सच है, कोई आए या जाए, समय कभी रुकता नहीं। करीब 20 दिन बाद तिवारी परिवार जब गांव से वापस आया तो पड़ोसी होने के नाते मैं उनका दुख बांटने उनके घर गई। जैसा कि स्वाभाविक था, घर के हर सदस्य का चेहरा उदासी से भरा हुआ था। मैं काफी देर उनके साथ बैठी, उन्हें समझाने और सांत्वना देने की कोशिश करती रही। जब जाने लगी तो मैंने पूछा, आदित्य की बहू क्या वापस चली गई? नहीं, वो उधर कमरे में है, आदित्य की बहन ने जवाब दिया। लेकिन उसकी आवाज और चेहरे पर ऐसा भाव था मानो बहू ही इस सब के लिए जिम्मेदार हो। मैंने बात को टालते हुए कमरे की तरफ रुख किया। वहां एक दुबली पतली गोरी सी लड़की उदासी में बैठी थी। मुझे देखते ही उठ खड़ी हुई। मैं उसके पास गई, उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, बेटी, हिम्मत रखो, ये समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मेरे स्नेह और अपनापन भरे शब्द सुनकर उसने अपनी उदास आंखें उठाकर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में इतनी गहरी पीड़ा थी कि मेरा दिल पसीज गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने अकेलेपन और दुख की चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। मुझे लगा कि इस मुश्किल वक्त में उसे सबसे ज्यादा सहारे और प्यार की जरूरत है। लेकिन यहां तो सब उसे उपेक्षा से देख रहे थे। मेरी बात सुनकर उसने हल्के से जी कहा और फिर नजरें झुका लीं। शायद वो अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों की खामोशी ने मेरे दिल को भीतर तक झकझोर दिया। मैंने उसे फिर आने का वादा किया और लौट आई। घर आकर भी मेरा मन बेचैन था। हर वक्त उस उदास चेहरे की तस्वीर मेरी आंखों के सामने घूमती रही। रात को जब सोने के लिए लेटी तो अचानक उस चेहरे के पीछे एक और चेहरा उभर आया। वो चेहरा था मेरी चाची सास का। फिर मेरे मन में अतीत की कई पुरानी यादें ताजा होने लगीं। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो कभी भी हमारे जीवन से मिट नहीं पाती। शादी के बाद जब मैं ससुराल पहुंची तो पता चला कि हमारा संयुक्त परिवार है। मेरे चाचा जी की शादी के 10 साल बाद ही एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से चाची अकेले ही अपनी पुरानी खानदानी हवेली में रह रही थीं, जो लखनऊ के पास थी। बाबूजी ने अपने छोटे भाई के परिवार की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। चाची जी उस हवेली में रहकर खानदानी जमीन जायदाद की देखभाल करती थीं। जो भी कमाई होती उसमें से अपना खर्च निकालकर बाकी सब बड़े जेठ जी को भेज देती थीं। परिवार का कोई भी बड़ा काम, शादी ब्याह या उत्सव
सब उनकी हवेली में ही होता। मां जी बताया करती थीं कि चाचा जी की मृत्यु के बाद चाची जी ने अपने बच्चों को आंचल के साए में समेटकर अपने दुख को पी लिया था। मेरी शादी के 2 साल बाद जब चाची जी के बड़े बेटे नितिन ने इंजीनियरिंग पूरी कर ली तो बाबूजी ने उसकी शादी तय कर दी। शादी के वक्त हम सब चाची जी की हवेली में इकट्ठा हुए। चाची जी बहुत खुश थीं। वो मांझी से कहती, रानी बहू, अब तो तुम जिठानी हो गई हो, तुम्हें ही मेरी देवरानी को घर के संस्कार सिखाने होंगे। उनकी बातों में जितना अपनापन था उतना ही दुख छिपा हुआ था। और आज जब मैं आदित्य की बहू को देख रही थी तो मुझे चाची की बातों की सच्चाई समझ आ रही थी। ऐसी मुश्किल घड़ी में एक बहू को सबसे ज्यादा प्यार और सहारे की जरूरत होती है। मैं भी मुस्कुराकर जवाब देती, आप चिंता मत कीजिए, बड़ी बहू बनी हूं तो बड़प्पन तो निभाना ही होगा। यूं ही हंसी मजाक और खुशी के बीच बारात जाने का दिन भी आ गया। बारात को बस से लखनऊ से देहरादून जाना था, इसलिए भोर में ही मंगल गीतों के बीच बारात ने प्रस्थान किया। मैं, चाची जी और कुछ अन्य महिलाएं हवेली में रुककर नई बहू के स्वागत की तैयारियों में लग गईं। दिन भर मांगलिक रस्में निभती रहीं और रात को हंसी ठिठोली, नाच गाने में सबका वक्त बीता। अगले दिन सुबह मेरे पति का फोन आया, शादी अच्छे से हो गई है, बारात आज शाम 4-5 बजे तक घर लौट आएगी। ये सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई। रात भर की थकान और आलस्य सब भूलकर हम सब नई बहू के स्वागत की तैयारियों में जुट गए। चाची जी के चेहरे से खुशी छलक रही थी। बार बार घड़ी की ओर देखती, मानो वक्त बीत ही नहीं रहा। किसी तरह शाम के 4 बज गए और अब जरा सी आहट पर सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठ जाती। धीरे धीरे 5, फिर 6, फिर 7 और 8 बज गए। अब सबकी बेचैनी बढ़ने लगी। हर कोई अपनी अपनी बातें करने लगा। इतनी देर कैसे हो रही है? कहीं रास्ते में बस खराब तो नहीं हो गई? शायद कहीं रुककर चाय नाश्ता कर रहे हों, लेकिन इतनी देर भी नहीं होनी चाहिए। रात करीब 9 बजे फोन आया, बस के साथ चल रही कार का एक्सीडेंट हो गया है, बारात देर से पहुंचेगी। फोन सुनकर सबके चेहरे सफेद पड़ गए। चाची जी का रंग तो पीला पड़ गया, जैसे शरीर का सारा खून निचुड़ गया हो। वह बिना कुछ कहे पूजा घर में चली गईं और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन हाय री किस्मत, एक मां की कातर पुकार पर भी भगवान नहीं पिघले। रात 2 बजे बारात वापस आई, पर नितिन का निर्जीव शरीर लेकर। उसके पीछे आई लाल जोड़े में सजी धजी एक नाजुक सी नई बहू, जो अपने पति के निर्जीव चेहरे को आंखें फाड़कर देखे जा रही थी। नई बहू के स्वागत के लिए सजी सजाई आरती की थाली थामे खड़ी सास यानी चाची जी पूजा घर में ही दरवाजा बंद करके बैठी रहीं। आह, कैसा हृदय विदारक दृश्य था। बहुत पुकारने पर भी चाची जी बेटे के अंतिम दर्शन के लिए बाहर नहीं आई। 4 दिन तक पूजा घर का दरवाजा बंद रहा। 5वें दिन ससुर जी ने दरवाजे पर जाकर पुकारा, छोटी बहू दरवाजा खोलो। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। चाची जी का चेहरा भावहीन था। उनकी सूनी आंखों और करुणा से भरे चेहरे को देखकर किसी का भी दिल पिघल जाता। बूढ़े जेठ जी ने चाची जी के सिर पर हाथ रखा और रो पड़े। दरवाजा तो खुल गया, लेकिन चाची जी बाहर नहीं आई। वहीं चटाई पर लेटी रहती, न खाना खाती न कुछ बोलती। मां जी जब बहुत जोर डालती तो कभी चाय या नींबू पानी पी लेती। दूसरी तरफ नई बहू गरिमा रिश्तेदारों और पड़ोसियों की दबी छिपी फप्तियों का शिकार हो रही थी। वो सब सुनकर भी पत्थर बनी, आंखों में आंसू भरे चुपचाप बैठी रहती। 8 दिन इसी तरह बीत गए। उस दिन गरिमा के पिता ने उसे वापस ले जाने का प्रस्ताव रखा। मुझे चाची जी से पूछने भेजा गया। बड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने पूछा तो चाची जी ने बस इतना ही कहा, अभी नहीं, 13वीं के बाद। 13 दिन कैसे कटे कहना मुश्किल है। 13वीं के अगले दिन सुबह जब मैं चाय लेकर चाची जी के पास गई तो वे बैठी थीं। उनकी सूजी हुई लाल आंखें बता रही थीं कि वो रात भर सोई नहीं थीं। प्याला थाम कर थके स्वर में बोली, बहू रानी, अब मुझ में ताकत नहीं रही। जेठ जी, दादी, समधी जी और नई बहू को यहीं बुला लो। मां जी सबको लेकर चाची जी के पास पहुंचे। सब नीचे बिछे फर्श पर बैठ गए। कुछ देर बाद चाची जी का शांत स्वर गूंजा, समधी जी, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप अपनी जिंदगी की सारी खुशियां उनके साथ जोड़ लेते हैं, लेकिन सबके सपने पूरे नहीं होते। कुछ के सपने रेत के महल की तरह बिखर जाते हैं, लेकिन मैं इन्हें बिखरने नहीं दूंगी।
गरिमा अब इस घर की बहू है। आप उसे ले तो जा रहे हैं, लेकिन जब हम बुलाएं तो उसे वापस भेज दीजिएगा। कक्ष में बैठे हर व्यक्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चाची जी की सूनी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास झलक रहा था। हिचकियों के बीच गरिमा के पिता बोले, गरिमा बेटी, पैर छू ले अपनी देवी जैसी सासू मां के। चाची जी ने तुरंत रोकते हुए कहा, नहीं समधी जी, मां को सिर्फ मां ही रहने दीजिए। मां तो सिर्फ मां होती है, उसे देवी या सास जैसे नामों में मत बांटिए। चलते समय गरिमा अपनी सासू मां के पैर पकड़कर आंसुओं से भिगोती रही और चाची जी अपनी आंखों के आंसू पीते हुए उसके सिर पर ममता भरा हाथ फेरती रहीं। उस दर्द भरी विदाई को देखकर वहां खड़े सभी की आंखें नम हो गईं। शायद भगवान भी अपने इस अन्याय पर रो पड़ा होगा। गरिमा अपने पिता के साथ वापस चली गई। कुछ समय बाद चाची जी का दूसरा बेटा अमित, जो प्रतियोगी परीक्षा पास कर ट्रेनिंग पर जा रहा था, घर लौटा। अमित एक समझदार और खुले विचारों वाला युवक था। उसने साफ कहा कि इस दुखद घटना के लिए गरिमा दोषी नहीं थी। इसमें दोष था नितिन के भाग्य का, जो इतनी छोटी उम्र लेकर आया था। मां के कहने पर अमित ने दूसरा विवाह करने के लिए हां कर दी। 1 साल बाद जब अमित की ट्रेनिंग पूरी हो गई तो एक सादे समारोह में अमित और गरिमा ने शादी कर ली। गरिमा फिर से उसी घर की बहू बनकर लौट आई। लोग चकित थे कि इस उम्र में परंपराओं और रूढ़ियों के खिलाफ चाची जी ने इतना साहसी कदम कैसे उठाया। हालांकि शादी के बाद चाची जी धीरे धीरे अंतर्मुखी हो गईं, पर उन्होंने कभी गरिमा को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह इस घर में अवांछित है। हर मुश्किल वक्त में चाची जी गरिमा और अमित की ढाल बनकर खड़ी रहीं। इस शादी के बाद किसी ने चाची जी के मुंह से नितिन का नाम नहीं सुना। अगर किसी बातचीत में नितिन का जिक्र आ भी जाता तो वह बात बदल देती। हाँ, कभी अकेले में नितिन की यादें उनकी ममता को झकझोर देती थीं। उस समय उनकी आंखें भीग जातीं। अगर कोई पूछता, क्या हुआ मां जी, तो वह सहजता से कहती, कुछ नहीं, शायद आंख में कुछ गिर गया है। 2 साल बाद जब गरिमा ने बेटे को जन्म दिया तो चाची जी की आंखों में एक अजीब सी शांति दिखाई दी। उन्होंने अपने गम को दुनिया के सामने छिपा लिया था, लेकिन सच यही था कि नितिन के गम ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता गया। 3 साल बाद अपने बेटे के गम को सीने में दबाए हुए चाची जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत की खबर सुनकर मां जी फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने कहा, चलो, छोटी को अपनी दुखों से मुक्ति तो मिली। आज अमित और गरिमा अपने बेटे और बेटी के साथ एक सुखी जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब भी सासू मां का जिक्र होता है, गरिमा की आंखें भर आती हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसके लिए इतना बड़ा त्याग करेगा। चाची जी ने अपने दुख, दर्द और गम को अपने अंदर कहीं गहरे दफन कर दिया था, ताकि गरिमा को एक नया जीवन मिल सके। उनकी ममता और महानता की याद में न केवल अपने बल्कि पराये भी अपना सिर झुका लेते हैं। काश ऐसी शक्ति और साहस हर किसी में होता, तो समाज में गरिमा जैसी बहुओं को कभी दोषी नहीं माना जाता और न ही वे किसी अपराध बोध में जीने को मजबूर होती। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि हम अपने दर्द को अपने अंदर छिपाकर दूसरों की खुशियों के लिए जीते हैं। ऐसी महिलाएं न केवल अपने परिवार बल्कि समाज के लिए भी अनमोल होती हैं, जो बिना किसी शोर शराबे के अपनी सहनशीलता और त्याग से दुनिया को एक बेहतर जगह बनाती हैं।